Hello friends, welcome again to you in our online classes in a Noble Educational Group दाता रामगढ़। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेकंड लेसन स्टार्ट किया था। सेकंड लेसन का हमने पेज नंबर 11 का अबो पैराग्राफ उसका हमने ट्रांसलेट बताया। अब नेक्स्ट अपना पैराग्राफ है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग जो लाइन है वो इस प्रकार से, माई ग्रैंड मदर। आज के इस वीडियो लेक्चर में देखिए, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, ये पैराग्राफ की पंक्ति है। यहां से आप देखिए तो देखो आप किस प्रकार से दादी माँ के बारे में लेखक खुशवंत सिंह है वो वर्णन करते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। दादी माँ मेरे साथ में हमेशा स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड, क्योंकि स्कूल लगा हुआ था, बिल्कुल संलग्न था, टू द टेम्पल, मंदिर के। अर्थात दादी माँ मंदिर जाती थी, लेकिन मंदिर से ही सटा हुआ बिल्कुल संलग्न स्कूल था। तो दादी माँ मेरे साथ में प्राय स्कूल साथ ही जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। द प्रीस्ट अर्थात प्रीस्ट मींस पुजारी, मंदिर का जो पुजारी था, प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट मींस पुजारी, पुजारी। द प्रीस्ट टॉट अस, पुजारी हमें सिखाता था। टीच की सेकेंड फॉर्म में टॉट, पुजारी हमें सिखाता था। द अल्फाबेट, वर्णमाला। अर्थात मंदिर का जो पुजारी था, पहले के जमाने में आज की तरह से कोई टीचर तो होते नहीं थे। मंदिर में जो पुजारी होते थे वही बच्चों को पढ़ाते थे, वही पूजा पाठ करते थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, पुजारी हमें वर्णमाला सिखाता। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वह प्रातःकालीन प्रार्थना में सिखाता था। नेक्स्ट देखिए, और while the children sat in rows on either side of the veranda, while जबकि the children sat, जबकि बच्चे बैठे रहते थे। sit की सेकंड फॉर्म में sat, past simple tense। while the children sat in rows, rows means कतार में, पंक्ति में, जबकि बच्चे पंक्तियों में बैठे रहते थे। और either side of the veranda, बरामदा के एक और, बरामदे के एक और बच्चे पंक्तियों में बैठे रहते थे। सिंगिंग, और वो सिंगिंग अर्थात गाते रहते थे, मारनी बोलते रहते थे, उच्चारण करते रहते। किसका? द अल्फाबेट, वर्णमाला का, वर्णमाला का उच्चारण करते रहते। और द प्रेयर, और प्रार्थना का। इन ए कोरस, एक समूह गान में, एक समूह गान में, ग्रुप, सिंग इन ए ग्रुप। अर्थात कोरस किसको बोलते हैं? CHORUS, कोरस में समूह गान, जो बिल्कुल एक समूह में हम कोई गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, तो उसको हम कोरस बोलते हैं। तो बच्चे बरामदे में बैठ करके वर्णमाला और प्रार्थना जो थी, प्रेयर थी, उस प्रार्थना को वो उच्चारण करते हैं। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सेट इनसाइड, वह अंदर बैठी रहती थी। मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठी रहती और रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वह रीडिंग पढ़ती रहती थी। किसको? द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथों को। स्क्रिप्चर्स में क्या होते हैं बच्चों? धार्मिक ग्रंथ। और वह जो धार्मिक ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को वो पढ़ती रहती थी। When we had both finished, when we had both finished, अर्थात जब हम दोनों का कार्य समाप्त हो जाता था, अर्थात मेरा इधर पढ़ना और उधर दादी माँ का ग्रंथों को पढ़ना, ये दोनों कार्य जब समाप्त हो जाते तो we would walk back together, we would walk back together, तो हम दोनों वापस साथ साथ लौटते, अर्थात दोनों हम साथ साथ ही आते। और दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग्स, इस बार गांव के जो कुत्ते थे, वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर हमसे मिलते थे। इस बार हमें जब बाहर निकलते और हम गेट से बाहर निकलते मंदिर के, तो गांव के जो कुत्ते थे, विलेज जो डॉग्स थे, वो हमें मंदिर के द्वार पर, मंदिर के गेट पर हमें मिलते।
दे फॉलोड अस, वे हमारे पीछे पीछे आते, टू आवर होम, हमारे घर तक। वे कुत्ते, जो कुत्ते हमें मिलते, वो कुत्ते हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, ग्रोलिंग अर्थात गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग और वो झगड़ते हुए। वे कुत्ते गुर्राते हुए और झगड़ते हुए हमारे घर तक हमारे पीछे आते। विद ईच अदर एक दूसरे से, फॉर द चपाती, उन रोटियों के लिए। वी थ्रू टू देम, जो रोटियां हम उनको फेंकते। थ्रू, THRAW, देखो बच्चों थ्रो की सेकंड फॉर्म है, जैसे थ्रो THROW थ्रो होता है, तो थ्रू ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है। तो जो रोटियां हम उन कुत्तों के लिए फेंकते, उन रोटियों के लिए वो एक दूसरे से गुर्राते और झगड़ते रहते थे। तो ये इस पैराग्राफ में कि किस प्रकार से हम पढ़ करके वापस लौटते हैं, और जो रोटियां हम उन कुत्तों के लिए लेकर के जाते थे, तो वो कुत्ते किस प्रकार से उन रोटियों के लिए ग्रोलिंग करते और कैसे वो फाइटिंग करते एक दूसरे से, उनके बारे में हमने इस पैराग्राफ में देखा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, तो when my parents were comfortably settled in the city, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, when my parents, जब मेरे माता पिता, were comfortably settled, जब मेरे माता पिता आराम से, बिल्कुल खुशी से, सेटल्ड मानी बस गए, इन द सिटी, शहर में। मेरे माता पिता जब वो शहर में गए और शहर में जब वो व्यवस्थित रहने लगे, तो दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। उन्होंने हमें बुला लिया, सेंट फॉर फ्रेजल वर्ब है, जिसका अर्थ होता है बुला लेना। तो उन्होंने हमें बुलाया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, अर्थात ये एक निर्णायक बिंदु था, इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में। हमारी मित्रता के लिए ये एक निर्णायक बिंदु था। हमारी मित्रता के लिए निर्णायक बिंदु कौन सा था? कि जब मेरे माता पिता शहर में बिल्कुल आराम से बस गए, तो उन्होंने हमें भी शहर में बुला लिया। ये हमारे जो मित्रता थी, दादी माँ के मेरे बीच में जो मित्रता थी, उस मित्रता का ये एक निर्णायक बिंदु था। आल्दो, यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे। अर्थात जब हम शहर में गए, मेरे माता पिता के पास में रहने लगे, तो हालांकि हम वहां पर एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी दादी माँ अब मेरे साथ में अब स्कूल नहीं आती थी। मेरे साथ में दादी माँ ने भी स्कूल आना बंद कर दिया था। गांव में जब मैं पढ़ता था तो दादी माँ मेरे साथ स्कूल जाती थी, लेकिन अब मैं शहर में जब चला गया, मेरे साथ में दादी माँ भी गई, तो इस समय दादी माँ मेरे साथ में स्कूल नहीं जाती थी। आगे देखिए, आई यूज्ड टू गो, मैं जाने लगा। यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक अंग्रेजी स्कूल में जाने लगा। इन ए मोटर बस, एक मोटर बस के द्वारा, एक मोटर बस में, अर्थात स्कूल में जब वो शहर के स्कूल में पढ़ने लगा, तो शहर में मोटर बस में बैठ करके और वो एक अंग्रेजी स्कूल में जाने लगा। लेखक भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगा वहां। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब देखिए शहर में क्या नहीं था? देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। जैसे गांव में तो गलियों में कुत्ते थे, तो उन कुत्तों को रोटी खिलाने के लिए मेरी दादी माँ लेकर के जाती थी, लेकिन अब गलियों में यहाँ पर कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पारो, एंड शी टुक टू फीडिंग स्पारो, और वह टुक टू फीडिंग अर्थात वह चुगा दाना खिलाने लगी। किनको? स्पारो, स्पारोज मीन्स चिड़िया, और वह चिड़ियों को खाना खिलाने लगी। इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर का जो आंगन था, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, हमारे शहर के घर का जो आंगन था, उस आंगन में वह चिड़ियों को खिलाने लगी। अर्थात दादी माँ भी अपना टाइम पास इस प्रकार से करने लगी, क्योंकि अब न तो वहां कोई मंदिर थे, न वो लेखक के साथ इसलिए जाती थी, तो वहां पर अपना किस प्रकार से समय वो व्यतीत करती थी, तो वह अपने घर का जो वहां सिटी हाउस का जो कोर्टयार्ड था, आंगन था, उस आंगन में ही वहां पर स्पारो जो चिड़ियां थी, उन चिड़ियों को वह खाना खिलाने लगी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिए, as the years rolled by, we saw less of each other.
आप देखिए जैसे जैसे लेखक बड़ा होता गया तो वैसे वैसे उनके संबंधों में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। देखो एज द इयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम ही देखते थे। जैसे जैसे वर्ष ये गुजरते गए तो दादी माँ की और मेरी जो मुलाकात थी वो कम ही हुआ करती थी। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए तो सी कंटिन्यूड टू वॉक मी, कुछ समय तक तो उसने मुझे जगाना जारी रखा। कुछ समय तो दादी माँ मुझे जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वह मुझे स्कूल के लिए तैयार भी रखती थी। यहाँ पर जब हम शहर में आने लगे तो शहर में कुछ समय तक तो दादी माँ मुझे जगाती भी और वह मुझे स्कूल के लिए वो तैयार भी करती। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता स्कूल से पढ़ करके, जब मैं वापस घर लौटता तो सी वुड आस्क मी, तो वह मुझसे पूछती क्या, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जो टीचर मुझे वहां पढ़ाता उसके बारे में दादी माँ मुझे पूछती। दादी माँ पूछती कि आज तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया गया, तो देखिए लेखक क्या जवाब देता। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं दादी माँ को अंग्रेजी शब्दों में बताता। दादी माँ क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता और दादी माँ को अंग्रेजी शब्दों के बारे में बताता। एंड लिटिल थिंग्स, और छोटी छोटी बातें बताता। और वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, पाश्चात्य विज्ञान और सीखने की छोटी छोटी चीजों के बारे में मैं उसे बताता। दादी माँ जब वो मुझे पूछती कि आज क्या पढ़ाया गया स्कूल में, तो दादी माँ का जो पोता लेखक था, वर्णन करता, नेरेटर जो था, तो वह बताता कि दादी माँ आज हमें अंग्रेजी शब्दों और पश्चिमी विज्ञान और सीखने के बारे में वो बताता। द लॉ, और क्या बताता, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताता। गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसके बारे में, अर्थात वहां पर साइंस की भी पढ़ाई होती है स्कूल में, और साइंस में जो कुछ पढ़ाते हैं उसके बारे में बताता। गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में साइंस के स्टूडेंट अच्छे तरह से जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। न्यूटन ने जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था कि आप किसी भी वस्तु को कितनी भी ऊंचाई पर फेंको लेकिन अंततः वो वापस नीचे ही आती है, तो उसके बारे में बताता। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल और आर्किमिडीज सिद्धांतों के बारे में बताता। तो दादी माँ को जो भी मैं स्कूल में पढ़ता उन सब के बारे में मैं उसे बताता। तो क्या क्या बताता, अंग्रेजी शब्दों के बारे में, पाश्चात्य विज्ञान की चीजों के बारे में, उनके सीखने के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में और आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में मैं उसे बताता। और द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और पृथ्वी गोल है, एटसेट्रा इत्यादि के बारे में मैं दादी माँ को बताता। ये सब बातें जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था उन सब के बारे में दादी माँ को मैं बताता, ये सब बताता। नेक्स्ट देखिए, दिस मेड हर अनहैप्पी, दिस मेड हर अनहैप्पी, अर्थात इससे वो दुखी हो जाती। दादी माँ जब भी मेरे से ये सुनती कि मैं वहां पर क्या सीख करके आता था, जब मैं दादी माँ को ये बताता तो इससे दादी माँ उदास हो जाती। वो शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वह मेरे पाठों में कोई सहायता नहीं कर सकती थी, क्योंकि दादी माँ ने कभी विज्ञान, पाश्चात्य शिक्षा इनके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं था। इसलिए दादी माँ मेरी जो ये पढ़ाई थी, इस पढ़ाई में वो मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट देखो, शी डिड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करती थी। पास्ट सिंपल टेंस है। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह उन चीजों में विश्वास नहीं करती थी दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, अर्थात जो चीजें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जाती थी उनमें वो विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वह बहुत ज्यादा विचलित हो जाती थी, काफी ज्यादा वो व्यथित हो जाती। दैट की से देयर वाज नो टीचिंग, इस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती कि वहां किसी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, अर्थात ईश्वर
और धार्मिक ग्रंथों के बारे में वहां पर कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, इस बात को लेकर के वो काफी ज्यादा दुखी होती थी। तो दादी माँ को शहर की स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में जो लेखक को पढ़ाया जाता था उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी, उससे वो दुखी होती थी, क्योंकि वहां भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट देखिए, वन डे, एक दिन क्या हुआ, आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषणा की, एक दिन मैंने दादी माँ को बताया दैट वी वर बीइंग गिवन, एक दिन मैंने दादी माँ को बताया कि हमें वी वर गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें आज संगीत की शिक्षा दी गई है। मैंने दादी माँ को तो एक दिन आकर के ये भी कहा कि दादी माँ आज तो हमें संगीत की शिक्षा दी गई है, संगीत के पाठ भी हमें पढ़ाए हैं। तो देखो, सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई, काफी ज्यादा दुखी हो गई। जब वो संगीत की शिक्षा के बारे में जब दादी माँ ने सुना तो वह काफी ज्यादा विचलित हुई। टू हरे, और संगीत की शिक्षा के बारे में उसका क्या विचार था, टू हरे, उसके लिए म्यूजिक हेड ल्यूड एसोसिएशन, उसके लिए संगीत कामुक जो लोग थे, लिवड LEWD ल्यूड एसोसिएशन, उसके लिए संगीत कामुक लोगों की संगति थी। वो संगीत को सिर्फ जो कामुक लोग होते हैं, जो कामुकता के बहुत ज्यादा आदी होते हैं, उन लोगों की संगति से मतलब था, इसलिए वो संगीत को एक अच्छी दृष्टि से नहीं मानती थी। नेक्स्ट है कि इट वाज द मोनोपोली, अर्थात इस संगीत पर इट वाज द मोनोपोली, इसके ऊपर एकाधिकार था। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, इस संगीत के ऊपर एकाधिकार था ऑफ हार्लोट्स, किनका, वेश्याओं का। वो संगीत को मानती थी कि इस संगीत पर तो वेश्याओं का एकाधिकार है, वेश्याओं का अधिकार है, एंड बेगर्स, और भिखारियों का। संगीत को यह समझती थी कि यह संगीत अच्छे लोगों के लिए नहीं है, यह संगीत तो वेश्याओं और भिखारियों के लिए बने, अर्थात उनका इसके ऊपर एकाधिकार है, एंड नॉट मींट, और ये इनका मतलब नहीं है फॉर जेंटल फॉक, और ये जो सज्जन लोग हैं, भद्र जो पुरुष हैं, उनके मतलब का यह संगीत नहीं है। अर्थात संगीत की शिक्षा जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको संगीत नहीं सीखना चाहिए, ऐसा दादी माँ का विचार था। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मेंट, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब था डिसअप्रूवल, अस्वीकृति। डिसअप्रूवल मीन्स अस्वीकृति। हालांकि वो कुछ नहीं कही, लेकिन वो बिल्कुल जब शांत रही, अर्थात वो चुप रही, तो उनकी शांति, उनकी चुप्पी का मतलब था कि वो बिल्कुल अस्वीकृति थी, अर्थात उन्होंने इसको नापसंद कर दिया, बिल्कुल भी संगीत को पसंद उन्होंने नहीं किया। She rarely talked to me after that. She rarely talked, वह मुश्किल से ही बात करती थी। आफ्टर दैट, इस घटना के बाद में तो दादी माँ मुश्किल से ही मुझसे बात करती थी। दादी माँ यदा कदा ही बोलने लगी थी, उसके बाद में तो दादी माँ ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि दादी माँ ने सोचा कि ये भी गलत संगति में पड़ा है, इसकी भी संगति अच्छी नहीं है, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि बेड कंपनी जो होती है वो हमेशा बुरे विचारों की ओर लेकर के आती है। तो दादी माँ के विचार में म्यूजिक की जो लेसन है, म्यूजिक की जो पढ़ाई है, वो अच्छी नहीं है। ये जेंटल जो फोक है, सज्जन जो लोग हैं, उनके लिए, उनके मतलब के नहीं है। इसके ऊपर तो जो हार्लोट्स हैं और जो बेगर्स हैं, उनकी मोनोपोली, उनका ही उसके ऊपर एकाधिकार है, इसलिए सज्जन लोगों को संगीत की शिक्षा वो नहीं सीखनी चाहिए, ऐसा दादी माँ का था, अकॉर्डिंग टू दादी माँ। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर पढ़ते हैं। अब देखिए, आगे पढ़ो, पेज नंबर 11 का लास्ट जो पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। When I went to university, अब देखिए लेखक जैसे डे बाय डे ही ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर, जिस प्रकार से जो था, तो दिन प्रतिदिन लेखक भी बड़ा होता गया और किस प्रकार से वो पढ़ाई में भी आगे कहां तक बढ़ गया। देखिए, When I went to university, जब मैं विश्वविद्यालय चला गया, यूनिवर्सिटी अर्थात स्कूली शिक्षा पास करने के बाद में, 12वीं तक हम पास कर देते हैं, उसके बाद में अपनी पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में
जाते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो वहां पर मुझे अपने स्वयं का एक कमरा मिल गया। विश्वविद्यालय में जब मैं गया तो मुझे वहां पर अपना स्वयं का एक कमरा मुझे मिल गया। और द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता का जो सामान्य संबंध था, वाज स्नैप्ड, वो अभी टूट गया। अर्थात दादी माँ और मेरे, बिटवीन मी एंड माई ग्रैंडमदर द रिलेशनशिप वाज स्नैप्ड, मेरे और दादी माँ के बीच में जो संबंध था वो संबंध अभी टूट गया। क्योंकि अब विश्वविद्यालय में, अब तक तो था वो कम से कम इस घर आता तो था, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग गया तो वहीं पर उसको रहना पड़ा और वहीं पर उसको एक रूम दे दिया गया। आगे देखिए, माई ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड स्पेकुलेशन विद रिजाइग्नेशन। माई ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड, मेरी दादी माँ ने स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेड वर्ब के सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल टेंस है। मेरी दादी माँ ने स्वीकार किया क्या? हर स्पेकुलेशन, अपना एकांतवास। मेरी दादी माँ ने अपना एकांतवास स्वीकार कर लिया विद रिजाइग्नेशन, समर्पण भाव से। मेरी दादी माँ ने समर्पण भाव से अपना एकांतवास स्वीकार कर लिया। अर्थात दादी माँ ने भी अब ये सोच लिया कि अब मेरा पोता जो है वो बाहर चला गया है और मुझे अब अकेले ही रहना है, ये उसने स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel. She rarely left, वह मुश्किल से छोड़ती थी। लेफ्ट छोड़ना किसको? हर स्पिनिंग व्हील, चरखा। स्पिनिंग व्हील, जिस प्रकार से गांधी जी चरखा काटा करते थे उस प्रकार से दादी माँ भी चरखा काटती थी। और इसलिए टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए, दादी माँ किसी से बात करने के लिए मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ती थी। अर्थात दादी माँ की किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी, वो सिर्फ अपने चरखे पर व्यस्त रहती थी, अपना चरखा काटती रहती थी, कार्य करती रहती थी। और फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सी सेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सी सेट, वह बैठी रहती थी। बाई हर व्हील स्पिनिंग, वह अपने चरखे के पास ही बैठी रहती थी। दादी माँ सुबह से लेकर के शाम तक, अर्थात जब सूर्योदय होता और सनसेट होता तब तक वो अपने चरखे के पास में बैठी रहती। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वह प्रार्थनाएं गाती रहती थी, प्रार्थनाओं का ही जप करती रहती थी, प्रार्थनाओं का ही पाठ किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ अपराह्न को, जब दोपहर होती थी तो उस समय वो क्या करती? सी रिलैक्स्ड, वह आराम करती थी। फॉर ए वाइल, तो वह थोड़े समय के लिए आराम करती। आफ्टरनून को वह थोड़ा सा विश्राम करती और वो विश्राम के समय क्या करती? टू फीड द स्पैरोज, जो चिड़ियाएं थी उन चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए वो दोपहर को थोड़ा आराम करती थी। अर्थात इस आराम में भी ये नहीं था कि वो सोकर के ये समय वेस्ट करती थी, सोकर के अपना समय स्पेंड नहीं करती थी। इस समय में वह जो गोरैया, जो चिड़ियाएं थी, जो चिड़िया उसके आंगन में आती थी, उनको वह खाना खिलाती थी। अब देखिए नेक्स्ट, वाइल सी सेट इन द बरामदा, जब वो बरामदे में बैठी रहती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेकिंग और तोड़ती रहती द ब्रेड मानी रोटी को, इनटू लिटिल बिट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में। अर्थात वो बरामदे में बैठ करके और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती। किनके लिए? उन चिड़ियों के लिए, उन चिड़ियों को वो खिलाने के लिए, वो रोटी के टुकड़े खिलाने के लिए रोटी के छोटे छोटे वो टुकड़े करती। और तब क्या होता? हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, तो छोटे छोटे सैकड़ों जो चिड़ियाएं थी, सैकड़ों जो पक्षी थे, कलेक्टेड, वो एकत्रित हो जाते। राउंड हर, वो उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते। दादी माँ जब बैठी बैठी वो रोटी के टुकड़े वो तोड़ती रहती और उनको खिलाती रहती, तो उस समय सैकड़ों जो चिड़ियाएं थी वो चिड़ियाएं उनके पास में आकर के उनके चारों ओर एकत्रित हो जाती। हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडरूम ऑफ चिरपिंग्स,
और वो एक वास्तविक चयचाट का एक शोरगुल होता था। उसे वास्तविक चयचाट का एक शोरगुल होता था। वेरिटेबल बेडलूम ऑफ चिरपिंग्स, वेरिटेबल मीन्स वास्तविक, बेडलूम मीन्स शोरगुल और चिरपिंग्स मीन्स चहचहाट। और उन पक्षियों की एक वास्तविक चहचहाट का उसमें शोरगुल होता था। अर्थात वो दृश्य बड़ा देखने लायक होता था। किस प्रकार से दादी माँ जब वो रोटी के टुकड़े उनको खिलाती थी और कैसे वो बिल्कुल वहां चिरपिंग होती है उन पक्षियों की, तो वो दृश्य बड़ा ही वास्तविक देखने लायक होता। सम केम, उस समय देखो किस प्रकार से वो चिड़िया आती। सम केम, कुछ आती, अर्थात कुछ चिड़िया आती एंड पर्स्ड, और वो बैठ जाती, पर्स्ड सेकंड फॉर्म सेट, और वो बैठ जाती ऑन हर लेग्स। कुछ चिड़िया आती और वो चिड़िया उनके टांगों पर आकर के बैठ जाती। अदर्स, और कुछ अन्य चिड़िया ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ अन्य चिड़िया आती और वो उनके कंधों पर आकर के बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़िया आकर के उनके सिर पर भी आकर के बैठ जाती। कई चिड़िया तो ऐसी भी होती जो उनके सिर पर भी आकर के बैठ जाती। सी स्माइल्ड, दादी माँ मुस्कुराती। देखिए, लेकिन दादी माँ ये नहीं कि उन चिड़ियों को अपने आसपास और अपने ऊपर बैठा देख करके वो किसी प्रकार से क्रोधित होती, ऐसी बात नहीं थी। दादी माँ सिर्फ मुस्कुराती, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी भी दादी माँ उनको सू सू करके नहीं भगाती थी। अर्थात ऐसा नहीं था कि वो उनसे नाराज हो जाए और उनको सू ऐसे करके वो उनको भगा दे, ऐसी बात नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये जो अपराह्न का जो समय था, इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट आवर, हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, अर्थात यह आधा दिन का, अर्थात आधे घंटे का जो समय था, दिन के आधे घंटे का जो समय था, वो उसके लिए खुशी का सबसे अच्छा क्षण था। सबसे खुशी का वो हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे था उसके लिए। हैप्पीएस्ट मीन सुपरलेटिव डिग्री है, जिसका अर्थ होता है सबसे खुशी का समय होता था। कौन सा? जब वो उन चिड़ियों को रोटियों के टुकड़े करके जब वो खिलाती थी आफ्टरनून को, और ये जो समय था वो आधे घंटे का, ये जो हालांकि मात्र आधे घंटे के लिए वो खिलाती, लेकिन ये दिन का जो आधे घंटे का समय था वो दादी माँ के लिए सबसे खुशी का समय हुआ करता था। बहुत ही अच्छा समय वो इसे मानती थी कि किस प्रकार से वो उन चिड़ियों की संगति के साथ में वो खुश रहती थी। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसे पैराग्राफ में दादी माँ अपना टाइम किस प्रकार से स्पेंड करती थी इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पेज हम टर्न ओवर करते हैं, पेज नंबर 12, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ेंगे। देखिए, व्हेन आई डिसाइडेड, जब मैंने निश्चय किया, टू गो, जाने का। लेखक कह रहा है, क्योंकि स्वयं लेखक खुशवंत सिंह है, वो इस लेसन के नॉट ओनली ही वाज राइटर ऑफ दिस लेसन बट ही वाज ए नरेटर ऑफ दिस लेसन आल्सो। अर्थात वो इस लेसन के न सिर्फ लेखक हैं बल्कि वो वर्णन करता है, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अर्थात अपनी आत्मकथा के रूप में उन्होंने अपने दादी माँ का वर्णन जिक्र किया है। तो देखिए वो क्या मेंशन करते हैं अगले इस पैराग्राफ में, किस प्रकार से उनकी आगे विदेशी पढ़ाई होती है और कैसे वहां पर क्या क्या होता है। तो देखिए, व्हेन आई डिसाइडेड, जब मैंने निश्चय किया, टू गो अब्रॉड, अब्रॉड मींस विदेश, फॉरेन, जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, फॉर फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर, तो मुझे यह विश्वास था, मैंने सोचा कि अब मुझे पढ़ाई के लिए मुझे विदेश जाना होगा, अपने नेटिव जो लैंड है, अपनी मातृभूमि है, उसको छोड़ करके और मुझे फॉरेन एब्रोड जाना होगा। तो मैंने सोचा कि शायद आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ शायद विचलित हो जाएगी, कि मेरी दादी माँ ये सोचेगी कि अब तो विदेश जा रहा है, तो शायद गई लंबे समय की, तो शायद वो विचलित होगी, दुखी होगी।
आई वुड बी अवे फॉर 5 years। मुझे 5 वर्षों तक मुझे दूर रहना होगा। मुझे 5 वर्षों तक घर से दूर रहना था। 5 वर्षों की पढ़ाई मेरी विदेश की थी और ये 5 वर्षों की पढ़ाई, 5 वर्षों का जब नाम दादी माँ सुनेगी तो मुझे ऐसा विश्वास था कि शायद दादी माँ अपसेट हो जाएगी, वो विचलित हो जाएगी। क्या सुन करके? उसको लगेगा कि मेरा ये ग्रांड जो सन है, पोता है, वो अब विदेश में पढ़ाई के लिए 5 वर्षों के लिए जा रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद दादी माँ विचलित होगी, दुखी होगी। एंड एट हर एज, और उसकी आयु पर, जो उसकी आयु थी, वन कुड नेवर टेल, उसकी आयु के बारे में कोई व्यक्ति कुछ भी कभी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दादी माँ का कोई अता पता नहीं था। हालांकि दादी माँ का अता पता मीन्स दादी माँ जिस अवस्था पर थी उस अवस्था के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता था कि दादी माँ की मृत्यु कब हो जाए, क्योंकि एक वृद्ध व्यक्ति के लिए 5 साल बहुत लंबे होते हैं। जब वो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और बिल्कुल उसकी ओल्ड अवस्था होती है तो किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए 5 साल तो बहुत लंबी होती है और 5 साल का समय किस प्रकार से वहां व्यतीत करे तो दादी माँ के बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी। अर्थात मेरी दादी माँ को पता था कि मैं अभी मरने वाली नहीं हूं। कोई व्यक्ति दूसरा तो ये कोई भी गेस कर सकता है कि लेखक 5 सालों के लिए जब विदेश रहेगा तो शायद दादी माँ पीछे से खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी दादी माँ को पूरा विश्वास था कि मेरा पोता जब तक वो घर नहीं लौटेगा तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये उसे पूरा विश्वास था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, जब मैं विदेश गया तो वह बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई, सेंटिमेंटल, इमोशनल नहीं हुई, वो भावुकता बिल्कुल नहीं दिखाई। आज अगर कोई विदेश जाता है, कोई भी अगर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए कोई अगर बच्चा या किसी के कोई पिता बाहर जाता है तो इमोशनली तो एक या सभी हो जाते हैं, परिवार के जो भी सदस्य होते हैं सारे ही भावुक हो जाते हैं। लेकिन दादी माँ, जो बच्चा, जो पोता उसके हमेशा साथ रहा, उसको जाता हुआ देख करके वो बिल्कुल भावुक नहीं कि मेरा पोता 5 साल के लिए विदेश जा रहा है, और जिस अवस्था पर वो थी उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। नेक्स्ट देखिए, सी केम टू लीव, इसके बजाय उसने तो क्या किया देखिए, सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो तो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी आई। मुझे ऐसा नहीं कोई इमोशनल दिखा दे, किसी प्रकार की भावुकता दिखाए, वो तो मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उसने बात नहीं की। डिड नॉट टॉक, उसने बात नहीं की। शो एनी इमोशन, और उसने किसी प्रकार की कोई भावुकता भी नहीं दिखाई। शो नहीं दिखाई उसने, न तो बात की और न किसी प्रकार की कोई भावुकता दिखाई। किसी प्रकार से ऐसे दुखी नहीं कि मेरा पोता जा रहा है विदेश में, मैं कोई आंसू बहाऊं या मैं कुछ ऐसे हरकतें करूं कि जिससे लोगों को लगे कि ये दुखी हो रही है। इस प्रकार की बिल्कुल भी उसने नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड, देखिए उस समय भी वो क्या कर रही थी, हर लिप्स मूव्ड, उसके होठ हिल रहे थे इन प्रेयर, किसमें? प्रार्थना में। दादी माँ के होठ तो सिर्फ प्रार्थना में हिल रहे थे। दादी माँ तो सिर्फ अपने होठों को हिला रही थी, तो सिर्फ राम नाम ही उसके होठों से निकल रहा था। और हर माइंड वाज लॉस्ट, उसका मस्तिष्क खोया हुआ था इन प्रेयर, उसका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स पर बिजी, और उसकी अंगुलियां व्यस्त थी, किसमें? उसकी अंगुलियां व्यस्त थी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। टेलिंग्स अर्थात घुमाने में, फेरने में, द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उसकी भजन करने की जो माला थी, उस माला के जो मणिये थे, उन मणियों को फेरने में ही उसकी अंगुलियां व्यस्त थी। उसने रोजरी अर्थात भजन माला उसने अपने अंगुलियों से पकड़ रखी थी, और भजन माला के जो मणि होते हैं अर्थात भजन माला के जो मणिये थे, जिनको हम बीट्स बोलते हैं, उन मणियों को वो जप रही थी। दादी माँ का ध्यान सिर्फ कहाँ था? बस भगवान की तरफ ही था, और अपने भजन करने की जो माला थी, उस माला के मणियों को वो तो जप रही थी।
साइलेंटली, अब देखिए क्या हुआ आगे, साइलेंटली, धीरे से, सी किस्ड माई फॉरहेड, उसने धीरे से, सी किस्ड माई फॉरहेड, उसने मेरे ललाट का चुंबन लिया। जैसे ही मैं उससे डिपार्ट हो रहा था, मैं जब उससे दादी माँ से लग हुआ तो दादी माँ ने धीरे से मेरे ललाट का चुंबन लिया, ललाट को चूमा उसने। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला गया, जब मैं वहां से चला गया तो आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्पेयर, आई चेरिस्ड, तो मैंने संजोए रखा, द मोस्ट इम्प्रिंट, तो मैंने वो नम छाप संजोए रखी, एज परहैप्स, कि शायद, अर्थात दादी माँ ने जो मेरे ललाट के ऊपर, मेरे फोरहेड पर जो उसने मेरा किस किया, मेरा आलिंगन किया, तो जो नम छाप, वो उस नम छाप को मैंने इस प्रकार से अपने हृदय में संजोए रखा कि द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, कि ये जो नम छाप है वो हमारे बीच में शारीरिक जो संपर्क है, उस शारीरिक संपर्क का ये अंतिम चिन्ह है। मैंने सोचा, क्योंकि लेखक को पता था कि हो सकता है कि मैं 5 साल बाद में जब आऊं और दादी माँ मुझे नहीं मिले, तो ये दादी माँ का जो अंतिम उसका संपर्क था, ये जो ललाट को चूमने वाला जो सीन था, उसको उसने अपने हृदय में संजोए रखा, और उसने उनके बीच में शारीरिक संपर्क का ये अंतिम जो चिन्ह था, उस चिन्ह जो नम जो छाप थी, उस नम छाप को उसने अपने हृदय में संजोए रखा। इस प्रकार से ये पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपना वीडियो लेक्चर में हम जो शेष अपना जो लेसन रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स सो मच।